करने वाले हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग इंक्लूड all those methods of sampling in which all the units of the population do not have equal probability or equal chance to be selected in the sample of study। ठीक है जी। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर ऑल द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन जो होती है उनको एज ए सैम्पल सेलेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी होती है या इक्वल जो चांस होता है वो नहीं होता। ठीक है, उनके पास इक्वल चांस नहीं होता कि वो एज ए सैम्पल स्टडी का सिलेक्ट होंगे। तो ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। और यहाँ पर इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो कन्वीनियंस है ऑफ द इन्वेस्टिगेटर और हिज पर्सनल जजमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ ए सैम्पल। तो हम कह सकते हैं जो इन्वेस्टिगेटर है उनकी जो पर्सनल जजमेंट है और उनकी जो कन्वीनियंस है वो सैम्पल को सिलेक्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सम ऑफ द वेल नोन मेथड्स ऑफ द नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड आर एज अंडर। तो उनमें से कुछ ऐसे नॉन मेथड्स हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग के जो आगे हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है परपेसिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग। परपेसिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग मेथड ऐसा सैम्पलिंग मेथड है in which the investigator himself make the choices of the study item and which his opinion are the best representative of the universe। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मेथड है इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो अपने आप सैंपल की चॉइस करते हैं अपने ओपिनियन के हिसाब से, जो उनको लगता है कि ये जो आइटम है वो एज ए सैम्पल सेलेक्ट करके यूनिवर्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी। वो अपने ओपिनियन के बिहाफ पर और अपनी जजमेंट के बिहाफ पर सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं। ऐसे मेथड को सैम्पलिंग मेथड को हम बोलते हैं डेलिबरेटिंग सैम्पलिंग मेथड। ठीक है जी। और दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग सिलेक्शंस ऑफ द सैम्पल आइटम इज नॉट लेफ्ट टू द चांस फैक्टर। तो उन्होंने बोला यहाँ पर जो सैम्पलिंग मेथड होती है वो कोई भी आइटम एज ए सैम्पल सेलेक्ट होने पर चांस पे वो बेस नहीं होती इन द सिंपली मेड बाय चॉइसेस, बल्कि वो चॉइस पे बेस होती है। दिस मेथड ऑफ द सैम्पलिंग इज specifically suitable when the sum of items in the universe are of special significance होती। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सैम्पलिंग मेथड है वो वहाँ पर सुटेबल होता है जहाँ पर यूनिवर्स की कुछ आइटम को स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है कि उनको तो सैम्पल में इंक्लूड करना ही करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी आयरन या स्टील इंडस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं और वहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो टाटा आयरन और स्टील कंपनी को आपको सिलेक्ट करना होगा एज ए सैम्पल, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैं आयरन और स्टील में अगर जो ग्रोथ है इन कंपनी ने दी है तो इनको आप इंक्लूड किए बिना सैंपल में नहीं रह सकते। तो हम कह सकते हैं कि डेलिबरेटिंग सैम्पलिंग मेथड एक ऐसा सैम्पलिंग मेथड होता है जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जानबूझकर अपनी प्री प्लान की हेल्प से यूनिवर्स आइटम में से ऐसे सैंपल्स को चूज़ करते हैं जिनको जिन आइटम्स को चूज़ करना क्या है, सिग्निफिकेंस है। कोई भी रिजल्ट हमें चाहिए तो उन कुछ स्पेसिफिक आइटम्स होती हैं उनको तो इंक्लूड उसमें करना ही होता है। बाकी जो सैंपल है वो किसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो अपनी जजमेंट के हिसाब से जो उनको कन्वीनियंट लगते हैं, जो उनके ओपिनियन के हिसाब से जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो उनको एज ए सैंपल अपनी स्टडी में अपने सैंपल्स में उन आइटम्स को वो क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। बल्कि इक्वली चांस वो हर आइटम्स को सिलेक्ट करने का इस मेथड में नहीं देते। तो मेरिट्स क्या होती है इस मेथड की? सबसे पहले अगर मैं मेरिट्स की बात करूं तो ये मेथड क्या है, इकोनॉमिक है। सेकंड, इजी है। थर्ड, ये मेथड फ्लेक्सिबल है। किसके लिए? अगर कोई भी स्पेशल सिग्निफिकेंस आइटम्स है जिसको सैंपल में सेलेक्ट इंक्लूजन उसका इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है तो ये अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी को। ये मेथड आपको अलाउ करता है कि आप
इक्वल चांस ना दे के जो सिग्निफिकेंस है आइटम्स, जो स्पेशल सिग्निफिकेंस आइटम्स है, उनको एज ए सैम्पल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेथड क्या है, फ्लेक्सिबल है। सेकंड, जो ये मेथड है वो किसी भी जो भी डेलिबरेटली क्या होते हैं, ट्यून टू द पर्पज ऑफ स्टडी। तो आप कह सकते हैं कि ये इस यहाँ पर ऐसे आइटम को आप पहले से ही प्लान करके, अपना कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है उसको प्लान करके आप क्या करते हो, इस मेथड में आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं। मतलब जो भी सैंपल चूज़ किया जाता है वो प्री प्लान ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के साथ, पर्पज़ ऑफ स्टडी के साथ सेलेक्ट किया जाता है इस मेथड में। दूसरी मेरिट ये है। थर्ड है, ये जो वेरी सिंपल टेक्निक्स होती है किसी भी डाटा सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से डाटा को सिलेक्ट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये मेथड फ्लेक्सिबल है। सेकंड, ये जो भी डाटा इसमें सेलेक्ट किया जाता है वो पर्पज़ ऑफ स्टडी को ध्यान में रख के सिलेक्ट किया जाता है, उसकी प्री प्लानिंग के साथ सेलेक्ट किया जाता है। थर्ड, जो ये टेक्निक होती है बहुत ही सिंपल है। फोर्थ, आप कह सकते हो कि इकोनॉमिकल है। फिफ्थ, आप कह सकते हो कि ये मेथड बहुत इजी है। इसकी कुछ डीमेरिट है। सबसे पहले तो इस मेथड में पॉसिबिलिटी रहती है पर्सनल बायसनेस की, क्योंकि जो डाटा होता है, जो आइटम्स हम सेलेक्ट करते हैं एज ए सैम्पल, यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं, आइटम को सिलेक्ट करते हैं, वो पर्सनली जजमेंट के बेसिस पे सिलेक्ट किए जाते हैं। तो जहाँ पर पर्सनली जजमेंट आएगी वहाँ पर बायस होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हो एक तो पर्सनल बायस की पॉसिबिलिटी किसी भी आइटम को सिलेक्ट करने में यहाँ देखने को मिलती है। सेकंड, बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस, जो अगर पर्सनल बायस से डाटा सेलेक्ट किया जाता है तो रिजल्ट्स रहता है हमेशा उसकी रिलायबिलिटी, और जो उसका रिजल्ट है उसकी रिजल्ट की रिलायबिलिटी को लेके हमेशा डाउटफुल रहता है, मतलब उसकी रिलायबिलिटी नहीं रहती। अगर डाटा ही डाउटफुल है तो रिजल्ट ऑब्वियसली डाउटफुल ही रहेगा, तो रिलायबल वो डाटा नहीं रहता, रिलायबल वो रिजल्ट नहीं रहता। ठीक है जी। तो ये दो मेरिट हम दो दो इसकी डीमेरिट्स हैं कि इसमें पर्सनल बायसनेस देखने को मिलती है, और अगर पर्सनल बायसनेस होती है तो रिजल्ट में भी डाउटफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे रिजल्ट्स को रिलायबिलिटी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है।